नमस्कार, स्वागत न्यूज 24 पर। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और बड़ी खबर इस वक्त की। दिल्ली के लिए बीजेपी ने 2 पर्यवेक्षक तय कर दिए गए हैं। रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़ 2 पर्यवेक्षक दिल्ली के लिए, ये नाम अब सामने आ गए हैं। अब इसके आगे शाम 7 बजे विधायक दल की बैठक होगी और विधायक दल की बैठक के बाद सबसे बड़ा जो सस्पेंस अब तक बना हुआ है कि आखिर दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर से पर्दा उठ जाएगा। तो बता दें आपको, 2 पर्यवेक्षक तय कर दिए गए हैं दिल्ली के लिए। रविशंकर प्रसाद हैं और ओपी धनखड़। अब इसके बाद शाम 7 बजे विधायक दल की बैठक होगी और उसमें तय हो जाएगा सीएम का नाम। और दिल्ली से मेरे सहयोगी कुमार गौरव जुड़ रहे हैं लाइव। कुमार गौरव, तैयारियां सब पूरी हो चुकी है, अब तो पर्यवेक्षक भी तय कर दिए गए, यानी अब जल्द उस सस्पेंस से भी पर्दा उठ जाएगा कि आखिर कौन होगा दिल्ली का मुख्यमंत्री। देखिए, बिल्कुल जो मेन मुद्दा था कि पर्यवेक्षक कौन होगा, अब सुबह जब 11:30 बजे कैबिनेट की बैठक खत्म हुई, उसके बाद प्रधानमंत्री आवास पे बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई और उसके बाद ओम प्रकाश धनखड़ और रविशंकर प्रसाद को पर्यवेक्षक बनाया गया है। इसके दरअसल बीजेपी जब पर्यवेक्षक बनाती है तो उसके भी कई मायने होते हैं। ओम प्रकाश धनखड़ जो कि जाट समुदाय से आते हैं और रविशंकर प्रसाद बिहार से लोकसभा सांसद है। मतलब एक तरह से मोटे तौर पे ये माना जाता है कि अमूमन जाट समुदाय का अगर नेता पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया है तो जाट समुदाय का मुख्यमंत्री पार्टी को नहीं बनाना है। तो ऐसे में कैलाश गहलोत और प्रवेश वर्मा का नाम, कम से कम अगर इस दृष्टिकोण से देखें जो बीजेपी की रणनीति अब तक रही है, उस लिहाज से उनका नाम आउट हो जाता है। किसी पूर्वांचली का जहां तक सवाल उठता है तो रविशंकर प्रसाद भी ऑब्जर्वर है, किसी पूर्वांचली का भी नाम शायद मुख्यमंत्री की रेस में अब नहीं होगा। जाहिर तौर पर लगातार 48 जो विधायक हैं, पहले चूंकि पार्टी की टॉप लीडरशिप ये बोल रही थी कि 48 जो विधायक हैं उनके बीच से ही मुख्यमंत्री चुना जाएगा। और ऑब्जर्वर जिस तरह से रविशंकर प्रसाद और ओम प्रकाश धनखड़ को बनाया गया, उससे ऐसा लगता है कि विधायकों के बीच से ही कोई चुना जाएगा। चूंकि बीजेपी हमेशा चौंकाती है तो आज भी चौंकने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हालांकि एक इंडिकेशंस और है पार्टी की तरफ से, चूंकि हर मामले में देरी हुई है। आपने देखा विधायक दल की बैठक का वक्त भी बदला, शपथ ग्रहण की डेट और तारीख भी बदली। पार्लियामेंट्री बोर्ड जो कि 12 दिन के बाद, यानी कि परिणाम आने के 12 दिन के बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई। ऐसे में अगर विधायकों के बीच से ही चुनना है तो इतना माथापच्ची की आवश्यकता वाकई थी क्या? तो इस पे भी एक सस्पेंस है। कोई बाहरी व्यक्ति, कोई सांसद या कोई जो किसी पद पे अभी नहीं है, ना विधायक है ना सांसद है, क्या वैसे को भी बीजेपी मुख्यमंत्री बना सकती है दिल्ली में? तो तमाम विकल्प खुले हुए हैं। और ऐसे में 6 बजे से जब विधायकों का आना शुरू होगा और जो लोग इससे जुड़े हैं बैठक से, उन लोगों का आना शुरू होगा, उसमें अगर कोई बाहरी चेहरा दिखता है तो फिर उस पर कयास लगाया जा सकता है कि कोई बाहरी बन सकता है, या तो फिर विधायकों के बीच से ही किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। कई नाम रेस में है, लेकिन अब शायद नामों का जिक्र करना बेमानी होगी, क्योंकि जब पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई उसमें पर्यवेक्षक तय किए गए। मुख्यमंत्री के नाम पे कई नामों पे चर्चा हुई, 4-5 नामों पे वहां पे चर्चा हुई। उसके बाद अल्टीमेटली सब कुछ छोड़ दिया जाता है राष्ट्रीय अध्यक्ष लेकिन गौरव, आपने तो पर्यवेक्षकों के चुनाव के साथ ही उस लिस्ट को और ज्यादा शॉर्टलिस्ट कर दिया है। जाट नेता नहीं होगा क्योंकि कई मुख्य नाम हैं जिनको लेकर ही कयास लग रहे थे। तो अब ऐसे में क्या समीकरण बिठाने की कोशिश की जाएगी? पूर्वांचली नहीं हो सकते क्योंकि रविशंकर प्रसाद को ऑब्जर्वर बना दिया गया है, जाट नेता नहीं हो सकते, प्रवेश वर्मा नहीं बन सकते। तो ऐसे में फिर क्या समीकरण बिठाने की कोशिश की? तो और ज्यादा दिलचस्प हो गया है। देखिए, बिल्कुल बीजेपी की अब तक ये रणनीति रही है जो मैंने आपको बताई। आज होगा या नहीं होगा इस पे कहना, क्योंकि बीजेपी हमेशा चौंकाती है, इसलिए हो सकता है ये खबर भी गलत हो। लेकिन अमूमन ये होता है कि जिस भी राज्य में जिसे पर्यवेक्षक भी जाति और जाति कास्ट कॉम्बिनेशन के आधार पे ही बीजेपी बनाती है, उस लिहाज से पूर्वांचली और जाट समुदाय शायद मुख्यमंत्री की रेस से बाहर हुआ लगता है। ऐसा कम से कम अभी तक का जो एक्सपीरियंस है बीजेपी के पर्यवेक्षकों को देखकर, उससे ऐसा लगता है। हाँ, जाहिर तौर पर एक आपने देखा होगा कि लगातार हरियाणा हो, इसके हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो, कुछ ऐसे चेहरे को बीजेपी चुनकर लाती है जिसपे बहुत ज्यादा विवाद नहीं होता। जब बहुत ज्यादा कंटेंडर किसी राज्य में होते हैं, जिस तरह दिल्ली में बहुत ज्यादा कंटेंडर है मुख्यमंत्री पद के, कोई भी एक दूसरे से कमजोर नहीं है। प्रवेश वर्मा का भी बड़ा दावा बनता था क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल को उन्होंने हराया और दिल्ली के चुनाव में एक लगा जब केंद्रीय नेतृत्व उस समय तक बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हुआ था, तो ऐसा लग रहा था कि प्रवेश वर्मा की वजह से ही दिल्ली में पूरा चुनावी महफिल सजा हुआ है। तरह तरह के माहौल
बनाए गए। तो एक माहौल बनता है। वैसी स्थिति जब आती है जब बहुत सारे कंटेंडर होते हैं तो बीजेपी बिल्कुल एक ऐसे चेहरे को जो पिछली लाइन में बैठा हुआ व्यक्ति होता है उसको उठाकर, जिसको कि संगठन का अनुभव होता है, संघ से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है, या प्रधानमंत्री या अमित शाह या जेपी नड्डा व्यक्तिगत तौर पे उसके जानते हो कि ये संगठन के लिए, पार्टी के लिए लगातार काम करने वाला व्यक्ति है बिना किसी पद की इच्छा किए, वैसे व्यक्ति को बीजेपी उठाकर टॉप पद पे बैठा देती है। और बिल्कुल जब जिसका किसी से कोई विवाद ना हो, ऐसा व्यक्ति जब कुर्सी दी जाती है तो संगठन में या विधायकों के बीच में कोई आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं चलता, किसी को बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो जो व्यक्ति होता है वो सबको सम्मान देता है, इसलिए सब उसके नाम को स्वीकार कर लेते हैं। तो यही बीजेपी की स्ट्रेटजी है। अब इंतजार करना होगा शाम 7 बजे का। 6 बजे से विधायकों का आना शुरू होगा और जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं, पर्यवेक्षक भी 7 बजे के आसपास आएंगे और 7:30 पौने 8 बजे तक दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। उसके बाद 6 और कैबिनेट में सहयोगी कौन होंगे उन सभी का नाम आएगा। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि उसमें पूर्वांचली, पंजाबी, सिख, बनिया, तमाम जो कैटेगरी है, उत्तराखंड के लोग, जो तमाम जो यहाँ दिल्ली में एक ब्लॉक वाइज वोटर्स हैं और उन लोगों ने भारी संख्या में बीजेपी को वोट किया है। इवन जाट 10 की 10 सीटें जाट समुदाय का जो इलाका था वहां से 10 की 10 सीटें बीजेपी को मिली है। तो सबको मंत्रिमंडल में आप एक तरह से कह सकते हैं भौगोलिक दृष्टिकोण से जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को ध्यान रखते हुए मुख्यमंत्री तो होगा ही, बाकी जो 6 मंत्री होंगे वो पूरा एक तरह से आप कहें कि ये मिनी इंडिया की एक पहचान है। बीजेपी जो कैबिनेट देगी, वो पार्टी के सूत्र कहते हैं कि आप जब उस कैबिनेट को देखेंगे तो हर क्षेत्र का व्यक्ति मिलेगा और एक मिनी इंडिया का प्रारूप आपको उसमें दिखेगा। जी बिल्कुल। और गौरव, यहाँ पर क्योंकि एक महिला कार्ड भी खेल सकती है, ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि खुद सुषमा स्वराज के साथ दिल्ली में बीजेपी का इतिहास रहा है। तो क्या, हालांकि इसके लिए विकल्प बहुत कम है क्योंकि जो विधायक हैं उन्हीं में से सीएम चुना जाएगा, ये तो पार्टी क्लियर कर चुकी है। देखिए, बिल्कुल महिलाओं को लेकर भी विकल्प की कमी नहीं है। रेखा गुप्ता है, शिखा राय है और भी 1-2 विधायक हैं। तो ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि विकल्प नहीं है। लेकिन जो एक्सपीरियंस रहा है दिल्ली को लेकर, खासकर राजनीति में, हंसी मजाक में ही सही, इसको कटाक्ष नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि महिला मुख्यमंत्री देने के बाद पार्टी सत्ता में लौट कर नहीं आती। हंसी मजाक में लोग ये बात कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि महिला को नहीं बनाया जा सकता। महिलाएं कहीं से भी पीछे हैं। चूंकि आपने देखा लास्ट इलेक्शन आतिशी मुख्यमंत्री थी, उससे पहले शीला दीक्षित 15 साल तक शासन में रही, उससे पहले सुषमा स्वराज, मदन लाल खुराना को हटाकर सुषमा स्वराज को मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन गौरव के इसी हंसी मजाक में जो आप एग्जांपल दे रहे हैं ना, आतिशी के आने के बाद ही आप भी चली गई सत्ता से। देखिए, बिल्कुल वो हंसी मजाक में राजनीति में लोग ऐसी बात करते हैं, लेकिन बीजेपी के पास तमाम ऑप्शंस खुले हैं। मोटे तौर पर टॉप लीडरशिप से जो हम लोगों की बात होती रही है या जब भी हम लोग बातचीत करते हैं तो वो उन्होंने ऐसा विश्वास जरूर दिलाया है कि 48 जो विधायक हैं उनके बीच से ही कोई कार्यकर्ता होगा, पार्टी कैडर का ही व्यक्ति होगा जो कि पार्टी के लिए लंबे समय से काम कर रहा है। चलिए, मंच तैयार हो रहा है, तैयारियां पूरी लगभग देखने को मिल ही रही हैं, निमंत्रण भेजे जा रहे हैं, निमंत्रण भी तैयार हो चुका है, लेकिन अब वो चौंकाने वाला नाम क्या होगा, कौन होगा दिल्ली का सीएम, ये देखना होगा।